हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज मेवाराम चौधरी और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनटीए सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। तो ये सीरीज के अंदर मैं एनटीए का पेपर नंबर 25 डिस्कस करने वाला हूँ। कौन सा एनटीए का पेपर है? 25। और उसके मैंने 10 to 15 क्वेश्चन लिए, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पे कर पाते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन लिए जो कि इम्पोर्टेंट है और अच्छे लेवल के थे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे ए एंड बी की लिमिट दे रखी है, तो मुझे पहले ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। तो क्या गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव ए पे एंड बी पे इक्वल है, तो मैं सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2 sin x और cos x, जो कि कितना होता है आपका sin 2x होता है, राइट। अब एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 2 cos 2x। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x की वैल्यू, बताओ cos की वैल्यू 0 कहाँ होती है, पाई बाई 2 पे एंड 3 पाई बाई 2 पे। और भी होती है बट हमें ये 0 से पाई के बीच में रखना है। तो यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 4 और दूसरी वाली मिलेगी 3 पाई बाई 4। तो बेसिकली ये आपका ए हो जाएगा और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बी। अब एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया। तो एरिया मेरा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक जाएगा और किससे बाउंड हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स से। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू काउंट करनी। अब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, ठीक है। 3 पाई बाई 4 यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और dx, राइट। इसमें डिफरेंस है, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है x और इसका साइन 2x बाई 2 और ये लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 4 है। जैसे मैं लिमिट पुट करता हूँ यहाँ पे, तो 3 पाई बाई 4 माइनस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये 1 बाई 2 और साइन कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 का माइनस पाई बाई 4 और माइनस माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2, राइट। बस आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके सामने आंसर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन थी तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट था, आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, राइट। चलिए ये एनटी का सॉल्यूशन था, आप चाहो तो रिफर कर सकते हो। ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छी लेवल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने 15 लिए हैं, ठीक है, तो वो आपको रैंडमली मिलेंगे, जैसे ये 4th नंबर पे आया था एनटी की सीरीज में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारे पास में सैंपल की साइज 10 है और उसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है, बट ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, इसको कैसे यूज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक तो तरीका है कि आप वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला पहले तो रिकॉल करें। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन और एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो ये निकाल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए कि अगर मेरे पास में एक्स है, एक्स आई डाटा है, ठीक, जैसे x1 x2 से लेके xn है, अगर मैं इसमें इसका वेरिएंस निकालूं, क्या निकालें, इसी का वेरिएंस आप फाइंड आउट करें या आप इसी डाटा के अंदर कुछ चेंज कर दें, ठीक है, एक्स आई माइनस के कर दें, लाइक सभी डेटा में से कांस्टेंट सबट्रैक्ट कर दें। तो सबट्रैक्ट करने के बाद में जो आपको नया वेरिएंस मिलेगा, वेरिएंस 2, वो पहले वाले वेरिएंस के बराबर ही होगा जो मुझे ऊपर मिला था। बात ये कि अगर मैं गिवन डेटा में कोई वैल्यू सबट्रैक्ट कर लेता हूँ हर एक किसी वैल्यू में से, तो मेरा वेरिएंस चेंज कभी नहीं होगा, वो सेम ही रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। हमें ये वेरिएंस निकालना है सैंपल साइज 10 का और मेरे पास में सैंपल साइज के साथ में कुछ सबट्रैक्ट कर रखा है, तो इसको यूज कर सकते हैं अपन। कहने का मतलब है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं अगर ऐसा निकालना चाहो, ठीक है, माइनस और यहाँ पे इसी का एवरेज निकाल दें। एवरेज निकालेंगे क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स आई माइनस 5 बाई 10 का होल स्क्वायर। तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये ओरिजिनल मेरे पास में जो सैंपल है इसी के वेरिएंस के बराबर ही आएगा, राइट। ये इसी के वेरिएंस के बराबर आएगा, तो मेरी कैलकुलेशन अब इजी हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 350 दे रखी है,
राइट, ये 10 माइनस, अब देखो यहाँ पे सिग्मा के अंदर xi माइनस 6 है जो कि 20 के इक्वल है, मुझे चाहिए सिग्मा के अंदर xi माइनस 5, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो सिग्मा के अंदर xi माइनस 5 और ये माइनस 1 पीछे कर दिया मैंने, इक्वल टू 20, कोई चेंज मिलेगा? अब देखो सिग्मा xi माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? 10 टाइम लेना है मुझे, 1 से लेके 10 तक जाना है, तो ये 10 हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा 30 बन जाएगा, यानी सिग्मा के अंदर xi माइनस 5 की वैल्यू 30 आने वाली है। तो यहाँ पे हम 30 रख लेंगे बाई 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 30 बाई बन रहा है और ये बन जाएगा आपका 9, जिसे 26 आंसर मिल जाएगा। यानी क्या किया मैंने यहाँ पे? प्रॉपर्टी यूज की, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना प्रॉपर्टी की यूज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कैसे करते हैं जनरली, तो वो आपका एनडीए का सॉल्यूशन दे रखा है, इससे भी आप चेक करके निकाल सकते हो, ठीक है। बट मैंने आपको एक मेथड यूज करना सिखाया है, वो आपको काफी हेल्प करेगा अगर कुछ शिफ्टिंग करते हैं तो, राइट। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए अच्छे से। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर एनटीए के अकॉर्डिंग 5 था और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्या है, हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और जिसमें 0 और 1 के बीच में ए एंड बी लाई करते हैं, ठीक है। तो आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स बन जाए तो ए और बी की क्या वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको गिवन है 3 वर्टेक्सेस है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे। तो आप पहले से समझिए कि अगर कोई ट्रायंगल के अंदर ये वर्टेक्सेस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो आपको एक रोटेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1, z2 एंड z3। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमेशा होल्ड करती है। ये प्रूव कैसे होता है? रोटेशन एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो ऐसा है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो बहुत कुछ इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो केवल एक ही ऑप्शन होल्ड कर रहा है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में बोल रखा है। तो आज आपका आंसर वैसे तो आ गया, बट कभी ऑप्शन नजदीक आ गई तो क्या करना होता है उसको समझ लो आप। z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर एंड z3 स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके पुट करते जाता हूँ। a प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b आयोटा का स्क्वायर प्लस z3 कितना है? 0 इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे z1, z2, z3, तो ये 0 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है प्लस 2a आयोटा 1, और यहाँ पे -b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b आयोटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट एक साथ कर लो, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम लिखेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे आयोटा भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक बार देख लेता हूँ एनटीए वालों ने क्या दे रखा था। हाँ, z1, z2 एंड z3, ओके, थोड़ा सा, चलिए ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे ए बी 2 रियल नंबर है जो 0 से 1 के बीच में है। z1, z2, z3 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए जब भी ऐसी कोई कंडीशन दे दी जाए तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी याद रखो, वो काफी हेल्प करती है हमें, कि अगर किसी ट्रायंगल का नाम इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 का एंगल बनता है। तो ये रोटेशन थ्योरम को यूज करके हमारे पास में एक रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1, z2, z2, z3 प्लस z3, z1, राइट। ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में होल्ड करता है। ये रोटेशन थ्योरम की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं इनकी सबकी वैल्यू पुट करूंगा। तो देखिए a प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस b आयोटा का स्क्वायर
प्लस 0 इज इक्वल टू Z1 Z2 लिखेंगे तो a प्लस आयोटा और 1 प्लस बी आयोटा। आगे वाले पार्ट मेरे 0 हो जाएंगे, क्यों कि Z3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों पार्ट 0 हो जाएगा, Z3 की वैल्यू 0। अब इनमें आप सॉल्व करिए और इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 1 तो रियल पार्ट आएगा और 2a आयोटा, 1 माइनस बी स्क्वायर और 2b आयोटा इज इक्वल टू यहाँ से a माइनस बी प्लस आयोटा टाइम, हाँ आयोटा के साथ में कितना आ जाएगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये माइनस बी, अब ए बी प्लस 1, राइट। अब मैं इमेजिनरी पार्ट एक साइड पकड़ता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ये मेरा रियल पार्ट हो गया। और आयोटा के साथ में कितना आ रहा है, आयोटा के साथ में देखेंगे तो 2a प्लस 2b माइनस ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है तो इसको 0 प्लस 0 आयोटा समझें और यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 और क्या आएगा 2a प्लस 2b माइनस ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी माइनस 1 बच जाएगा, और यहाँ से तो हम देख ही पा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, दो केस बनाने हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो वह यहाँ से a इक्वल टू बी है, पहला वाला केस ले लिया, a इक्वल टू बी है तो इसमें सॉल्व करो, a की जगह b रख दो तो 2a प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा a के लिए तो प्लस माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मेरे पास में a की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 2 प्लस माइनस √3 आ जाएगी, राइट। 2 प्लस माइनस √3 आ जाएगी किसकी, a की वैल्यू। लेकिन मुझे a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो क्या होगा, a की वैल्यू 2 माइनस √3 ही होगी। कारण क्या कि 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी ऑप्शन टाइप करने में, 2 माइनस √3 था, ठीक है। तो ये मैंने आपको a की वैल्यू निकालना सिखाया और इतनी ही b की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो ये केस सॉल्व कर लेना, केस फर्स्ट, ये हमारा केस फर्स्ट है। ऐसे आप केस सेकंड सॉल्व कर सकते हो। केस सेकंड कैसे बनेगा बताओ, जब a प्लस बी इक्वल टू 1 होगा तो a इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं 1 माइनस बी, फिर कहाँ पुट करोगे आप, इसमें पुट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास में आंसर परफेक्टली दूसरा आ जाएगा। अगर कोई इस ऑप्शन में दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आंसर नहीं होगा, राइट। तो ये थर्ड क्वेश्चन था आज की हमारी क्लास का, राइट। तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, ये एनटी का सॉल्यूशन था, आई थिंक हमने यही काम किया था। बच्चों जरूर कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप थोड़ी सी मेहनत करना, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन हमेशा परेशान करता ही है। चलिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक किसका क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन है पीएनसी का, राइट। तो पीएनसी के क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिखा है कि 10 सीट है, आउट ऑफ विच 4 आर टू बी ऑक्यूपाइड, यानी 4 की जगह ही फिल करनी है आपको। द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग 4 पर्सन ऑन दिस 4 सीट, यानी उन 10 सीट में से आपको 4 सीट को फिल करना है, ठीक है। लाइक ऐसे उस जगह बना रखी होगी, आपको 4 सीट फिल करनी है। बस कंडीशन क्या दे रखी है साथ में, एग्जैक्टली 1 पर्सन का एक नेबर होना चाहिए, यानी एक पर्सन का एक नेबर होना चाहिए। अब ध्यान से समझो, आपको 4 लोग बैठाने, क्या करने, 4 लोग बैठाने। अब 4 लोगों में एक का एक पड़ोसी होना चाहिए, तो एक तरह से अपन कहेंगे कि 2 लोग एक साथ बैठने चाहिए, तभी एक का एक पड़ोसी होगा। 2 लोग एक साथ बैठने चाहिए और बाकी 2 लोग वो एक साथ बैठने चाहिए, क्योंकि मुझे 4 लोग इन जगह पे बैठाने। तो P1 और P2 एक साथ होंगे, यानी वो आसपास की चेयर पे बैठेंगे, तो वो नेबर कहलाएंगे। और P3 और P4 को मैं एक साथ बैठाऊंगा तो भी वो नेबर कहलाएंगे। अगर मैंने अलग अलग बैठा दी, बीच में खाली जगह रख दी, तो ये नेबर
के साथ होने वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, इनका एक बंडल बना लेना है। क्या करना है, बंडल बना लेना है। अब देखिए जैसे बंडल बनाएंगे तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये P1 P2 का बंडल बना लिया और ये P3 P4 का बंडल बना लिया, और उनको आपने कोई भी ऐसे चेयर पे बैठा दिया, राइट। तो यहाँ पे लेट से P1 P2 बैठ गया इन दो चेयर पे, और ऐसे यहाँ पे P3 और P4 बैठ गया, राइट। तो आपने अपनी तरफ से क्या किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊं कि P1 P2 को दो चेयर दे दी और वहां बैठा दिया, P3 P4 को दो चेयर देके वहां बैठा दिया, राइट। अब बैठाने के बाद में इनके इस साइड में कुछ सीट खाली लगी होगी, P1 P2 जहां बैठे होंगे उसके लेफ्ट में कुछ सीट खाली हो सकती है, इनके बीच में कुछ साइड सीट खाली होगी और उसके आगे से सीट खाली होगी। लेट से मैंने मान ली ये X खाली है, इधर X2 खाली है, और इधर कितनी खाली है, X3 खाली है। तो बताओ इन रिमेनिंग या वैकेंट सीट का समेशन कितना आएगा, तो आप कहोगे इसका समेशन 6 आएगा। कैसे, टोटल 10 सीट थी, 4 पे आपने ये पर्सन बैठा दिए, तो रिमेनिंग 6 सीट खाली रह जाएंगी, उस काउंटिंग X1 प्लस X2 प्लस X3 है। अब ये तो एक इक्वेशन जैसा हल हो गया। अब बताओ आपने अगर X1 की मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो कितनी होगी, 0। कैसे, मान के चलो स्टार्टिंग बैठा दिया आपने, तो इधर साइड में कोई सीट खाली नहीं रही होगी, राइट। बट X2 की वैल्यू 1 तो रखनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो क्या हो जाएंगे, चारों लोग नेबर हो जाएंगे। बट नेबर क्या बोला गया है, एक का एक ही नेबर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 सीट तो वैकेंट होनी चाहिए, इसलिए X2 ग्रेटर देन 1 लिख दिया और X3 ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि भाई ये राइट साइड अगर होता एकदम कोने कोने में लास्ट में, ये भी आपने बैठा दिया 9-10 पे, तो इधर कोई सीट खाली नहीं रहती, इसलिए ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, जो 4 लोग थे उनको सीट पे बैठा दिया, उनके आसपास जितनी सीट खाली रहेगी उनके बारे में पता लगा दिया। तो जितनी तरीके से सीट खाली रहेगी उतने तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा, ठीक है, P1 P2 और P3 P4 का। तो आपको बताना है कि ये कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, इनका अरेंजमेंट। तो ये नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन का तरीका जानते होंगे, X1 की जगह X1 रखेंगे, ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, इसको ग्रेटर देन 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा आपको ये आइडिया होगा इक्वेशन सॉल्व करने का। तो X1 प्लस X2 प्लस X3 इक्वल टू 5। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, अब बताओ मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे 5 + 3 - 1 C 3 - 1, ये 7C2 यानी 20, ये 7C2 रहने दो क्योंकि आंसर उसी फॉर्म में है। तो यहाँ से 7C2 आ गया मेरे पास में। क्या आपको समझ में आया ये 7C2 कैसे लिखा मैंने। अब देखो आपने जो 4 पर्सन बैठे होंगे ये डायरेक्टली तो बैठे नहीं होंगे, इनका भी कुछ सिलेक्शन किया होगा, इनके लिए भी क्या किया होगा आपने, सिलेक्शन किया होगा। तो पहले आपने कोई भी ये 4 सीट सेलेक्ट की होगी, ठीक है, इन पे 2 पे कौन से पे 2 पे बैठाना है, ठीक है। तो उनका पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो वो पहले समझते हैं कैसे करें। तो यहाँ पे जो P1 P2 और P3 P4 इसमें 2 पर्सन को सिलेक्ट किया होगा आपने स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको पहले इनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपन, 4C2 तरीके से। तो 4C2 क्या है, ये 2 पर्सन का सिलेक्ट किया होगा ना अपने स्टार्टिंग में बैठाने के लिए इस ग्रुप में, तो आप 4C2 तरीके से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इनके पास ये जहाँ पे बैठा है तो ये अपनी पोजीशन सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से। तो आपको P1 P2 और P3 P4 का अरेंजमेंट भी देखना है। अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, 4C2 से सिलेक्शन होगा, 2 फैक्टोरियल तरीके से वो आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल तरीके से ये P3 P4 जगह बदल सकते हैं, ठीक है। अब इतने तरीके से ये 4 पर्सन का सिलेक्शन होगा, और बाकी तरीके से क्या होगा, ये X1 X2 और X3 सीट होगी, उन पे इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो टोटल वेज यहाँ पे अगर लिखेंगे तो आपका 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7C2। अब देखो 4C इंटू 2 फैक्टोरियल तो बन जाएगा 4P2, राइट, और 7C2 इंटू 2 फैक्टोरियल बन जाएगा 7P2। पता है, ये हम लिख सकते हैं NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्शन इसी अकॉर्डिंग है। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे पहले पर्सन 4 में से 2 सेलेक्ट करिए,
फिर रिमेनिंग 2 अपनी जगह बैठेंगे, इनको इंटरचेंज करिए तो ये टोटल पे हो गए। अब रिमेनिंग जो वैकेंट सीट है ये क्या बता रही है कि ये पर्सन आपस में इंटरचेंज करके इस तरह से इंटरचेंज हो जाए कि कोई भी 2 के एक ही एग्जैक्टली नेबर हो। ठीक, तो इस वजह से हमने x1 x2 और x3 लिए थे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो ये फंक्शन का क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन है और फाइनली ऑप्शन से पता लग रहा है कि हमें इवन और ऑन टू 1 1 मैनी 1 के बारे में जानकारी करनी है। तो आप जानते हो इवन और या 1 1 मैनी 1 के बारे में जानकारी तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें फंक्शन का एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए मेरा काम इंटीग्रेशन करना है, पहला काम। ठीक है, जैसे मैं इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो x की पावर 8 प्लस 4 और ये x की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 2 इधर dx है, राइट। अब मैं इंटीग्रेट कैसे करूं, तो मुझे इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो मैं फैक्टराइज करना सिखाता हूँ। x की पावर 8 प्लस 4, अब इसका फैक्टर करने ताकि उसे रिजॉल्व कर सकें। तो एक तो तरीका है कि इसका इसमें डिवाइड कर दो तो भी फैक्टर निकल जाते हैं, और एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है कैसे। तो यहाँ पे आप 4x की पावर 4 ऐड करिए और माइनस 4x की पावर 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करने से क्या होगा देखिए, अब मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ। जब इसको देख पा रहे हैं तो ये x की पावर 4, ठीक है, एक मिनट, x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, देखो है कि नहीं है, और ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। समझ पाए। अब देखो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 है तो यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ यहाँ 2 आएगा, इधर 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट डिनोमीटर में आपको एज इट इज दिखना चाहिए, दिख रहा है। तो मेरा इंटीग्रेशन अब केवल इतना सा बचेगा, x की पावर 4 प्लस केवल ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन। अब आप देखो इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो। जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो x की पावर 5/5 2x³ 3 प्लस 2x प्लस c आ जाएगा, राइट। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको दे रखा है f(0) 1 दे रखा है। अब f(0) 1 दे रखा है तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रहेगी, f(0) 1 है, इसका मीनिंग है कि c की वैल्यू 1 है कांस्टेंट। इसको यहाँ पुट करेंगे तो fx मेरा ओरिजिनली क्या निकल के आया है, x की पावर 5/5 2x³ 2x प्लस 1। अब इस फंक्शन को देखिए ये कौन सा है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये इवन तो नहीं है। क्यों, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स रखने पे माइनस कंप्लीटली बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट की वजह से। तो इवन नहीं है तो ये भी गया, और भी नहीं है, मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ इवन और दोनों ही नहीं है कांस्टेंट की वजह से। अब ऑन टू और मैनी 1 है या नहीं, तो पहले 1 1 या मैनी 1 चेक करते हैं। कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, f'(x) ये रहा, यही आएगा, पता है क्योंकि इंटीग्रेशन कर रखा है। तो x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2 जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इवन पावर है सबके साथ में और पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है। तो f'(x) ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, ये 1 1 है, ठीक है। अब 1 1 है तो क्या है, मैनी 1 तो नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन बचा है, इसकी सही होना मजबूरी है, इसके सही होना मजबूरी है, राइट। आप ये भी कह सकते थे यहाँ पे इसकी रेंज कितनी आएगी, रेंज रियल नंबर आएगी क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन के जा रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा ये ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 पे ये 1 आउटपुट दे रहा है, तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। उम्मीद है आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। 6 फेयर डाइस, एक मिनट, ठीक है,
यहाँ पे 6 फेयर डाइस आर रोल्ड, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपियर ऑन द टॉप फेस इज प्राइम। यानी हम एट ए टाइम 6 डाइस को रोल कर रहे हैं। अब हमारे पास में जो आउटकम आएंगे वो कितने, टोटल 6 आउटकम आएंगे। उन आउटकम का प्रोडक्ट प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब बताओ जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास में प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं देखूंगा तो 1 2 हो सकता है, 3 और 5। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है तो कंफ्यूज मत होना, 2 3 5 हो सकते हैं, राइट। अब मेरे पास में ऐसे 6 डाइज हैं, समझना ध्यान से, ये 6 डाइज में ले लेता हूँ। अब इन 6 डाइज के ऊपर कोई ना कोई आउटकम आएगा। अब जो आउटकम आएगा उनका सबका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, उनका सबका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है कि इनमें से ये 2 3 5 को एक ही बार आना पड़ेगा। 2 3 5 ओनली 1 टाइम आ सकता है, 2 3 या 5 ओनली 1 टाइम आना चाहिए। ठीक है, क्यों, सपोज करिए अगर 2 जगह आ जाता है, लेट से यहाँ पे 2 आ गया, इधर 3 आ गया, तो आप प्रोडक्ट करोगे तो 6 हो जाएगा जो कि प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर है एक डाइस पे वो 2 3 5 होते हैं। तो आपको डिफरेंट डाइस के ऊपर 2 3 5 में से कोई भी एक आउटकम लेना है। अगर मैंने 2 ले लिए इनके आउटकम में 6 डाइस पे, तो मेरे पास में प्रोडक्ट प्राइम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं बाकी 5 पे क्या चाहूंगा, एक तो इनमें से कोई एक आएगा, तो बाकी 5 पे क्या आएगा, 5 1 आना चाहिए। तो 5 क्या आना चाहिए, 5 1 आउटकम आना चाहिए, राइट। अब 5 1 आउटकम आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर 5 1 आ रहे हैं तो ये 1 5 6 पोजीशन में से किसी भी 5 जगह पे आ सकते हैं। तो पहले इनकी जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो 6 में से 5 पे आप 1 ले लो। अब हर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6। कितनी बार चाहिए मुझे, 5 बार। तो 1/6 इंटू 1/6 की पावर 5 कर दिया, समझ में आया। 6 में से 5 पोजीशन पे मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया और 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6, तो इसलिए ये आ गया। अब एक मेरे पास खाली जगह बच रही है, उस पर क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, यानी और 3 भी आ सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6, या 5 भी आ सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। यानी इसमें से कोई भी एक ले सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे 1/6, तो कोई भी एक ले सकता हूँ। या आप ऐसे कह सकते थे कि 6 में से 5 पे 1 आ जाए, 6 में से 5 पे 1 आ जाए, और जो रिमेनिंग एक जगह है उस पे 3 में से एक कोई आ जाए, नीचे 6 में से एक ही बात है, राइट। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 6 इंटू 1/6 की पावर 5, और कितना है, ये 1/2 है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम। तो आई थिंक ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको समझ में आया कि मेरे को 5 जगह पे 1 चाहिए ही चाहिए, और एक जगह पे कोई भी एक प्राइम नंबर आ सकता है, तब जाके प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइम आएगा। अदरवाइज अगर एक भी मैंने इसमें से रिपीट कर दिया तो प्रोडक्ट प्राइम नहीं रहने वाला है, राइट। तो ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन इनइक्वलिटी का है, ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। तो ये क्वेश्चन लेने के पीछे एक लॉजिक है, और वो गलती बच्चे करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपली सॉल्व करते समय क्या करते हैं, आपको फैक्टराइज कर लेना जैसे कि इनइक्वलिटी में करते हैं। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो tan इनवर्स x का स्क्वायर 4 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से tan इनवर्स x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, राइट। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो tan इनवर्स x प्लस 4 और tan इनवर्स x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एक सोचने वाला पॉइंट है कि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा। तो कई बच्चे गलती कर लेते हैं कि इसको कंसीडर में कर लेते हैं, बट ये रिजेक्ट होने वाला है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो, आपका जो tan इनवर्स होता है वो किसके बीच में लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। अब -π/2 से π/2 के बीच में लाई करने वाली वैल्यू के साथ में 4 ऐड कर देंगे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। tan इनवर्स x प्लस 4 ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज। अब ऑलवेज है
तो ये इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। तो यहाँ से मेरे पास में केवल इतना सी बचेगा, tan इनवर्स x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्या समझ में आया? तो ये वाला केस रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग ये वैल्यू पॉजिटिव है ऑलवेज। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है सेट, ठीक है। तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन tan 1, ठीक है। अब आप जानते हो कि tan इनवर्स इंक्रीजिंग होता है, इसे इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये वाला कंसीडर कर लिया, ये वाला कंसीडर कर लिया, सॉरी ये वाला कंसीडर कर लिया, तो आपका ये भी आंसर आ सकता है जो कि गलत है। पहले दे रखा है तो गलती होने के चांस बनते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन था जो आपको, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 cos x। दिखने में इजी लग रहा होगा बट ये गलती करवा सकता है एग्जाम में, तो समझना मेरे साथ में। ये आपको फंक्शन है 0 से 2π के बीच में बताना है कि इसका मैक्सिमा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। मैक्सिमा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऐसा पूछा जा रहा है। तो आपको पता है जब भी मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करनी होती है तो डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cos x माइनस 2 sin x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से tan x की वैल्यू 1/2। तो मेरे पास में x की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 1, 0 से 2π तक। बताओ tan की वैल्यू 1/2 0 से 2π तक कितनी बार आएगी? 2 बार आएगी। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, तो वो पाई प्लस में आ जाएगा, राइट। अब मुझे बताना है कि इसमें से किस जगह पे मैक्सिमा आ रहा है और कहाँ पे मिनिमा आ रहा है, राइट। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये मेरा tan इनवर्स 1/2 है और ये दूसरा वाला पॉइंट है पाई प्लस tan इनवर्स 1/2। ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में? ये थर्ड में, ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मुझे पता लगाना है कि मैक्सिमा मेरा किस पॉइंट पे आ रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोई वैल्यू पकड़ेंगे इस इंटरवल के बीच की। यहाँ पे 0 है और इधर 2π है, इससे बाहर मुझे नहीं जाना है, इसके बीच में पता लगाना है। तो अब मैं देखूंगा कि मुझे कौन सी वाली वैल्यू पे इसे f' का साइन पता करना है। तो देखो आप जानते हो tan इनवर्स 1 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होता है, tan इनवर्स 1/2। तो आप tan इनवर्स 1 को यहाँ देख पा रहे हो, जो कि कितना होता है π/4। कितना होता है π/4, है कि नहीं। तो मैं π/4 पे इसका साइन चेक करूंगा। जैसे मैं π/4 पुट करता हूँ, ये 1/√2 और ये -√2, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बताओ π/4 पे f' का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पॉजिटिव हुआ होगा और इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव हुआ होगा। अब बताओ पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे हुआ होगा और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो इसी जगह पे इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या आया होगा, मिनिमा आया होगा, और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या आया होगा, मैक्सिमा आया होगा। तो बताओ मेरा मैक्सिमा कहाँ पे लाई कर रहा है, मैक्सिमा कहाँ लाई कर रहा है, मैक्सिमा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो क्या लिखा है, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट x इक्वल टू एल्फा, एल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये लोकल मैक्सिमा एट इट्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो वो गलत है, मिनिमा है, ठीक है। और ये उसकी ऑपोजिट बात बोली, तो सेकंड क्वाड्रेंट तो भाई आएगा ही नहीं, और ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन सही है। क्या समझ पाए आप अच्छे से? एक बार और रिवाइज कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आते हैं, वेक्टर का क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, बट हाँ फिर समझने में आपको आसान लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर हैं, एम ए, एम बी एंड एम सी। तो एम ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो मैं यूनिट का मतलब मॉडुलस पार्ट 1 कंसिडर करूंगा, ठीक है, ये 1 है। अब आगे क्या दे रखा है, एम ए डॉट एम बी और एम ए डॉट एम सी इक्वल टू 0 है। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है समझे। तो देखो एम ए डॉट एम बी की वैल्यू 0 है और एम ए डॉट एम सी की वैल्यू 0 है। तो मैं यहाँ से एम ए अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, एम बी माइनस एम सी वैक्टर इज इक्वल टू 0। अब बताओ इन दोनों के बीच में डॉट 0 हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है एम ए जो है वो एम बी माइनस एम सी जो वेक्टर है इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ।
तो मुझे इतना पता लग गया कि एम ए और एम बी माइनस एन सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी होगा या 270 का हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, और क्या गिवन है यहाँ तक इंफॉर्मेशन आने के बाद में हमें फाइनली इसका मॉडुलस चाहिए। तो जिसकी वैल्यू मॉडुलस में निकालनी, इसमें से देखो एम ए कॉमन लेते हैं, तो एम बी माइनस एम सी का मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप लिख सकते हो एम ए वेक्टर का मॉडुलस एम बी माइनस एम सी वेक्टर का मॉडुलस और साइन ऑफ इन दोनों के बीच में एंगल। तो हमने यहाँ पे बताया कि एंगल कितने का आ रहा है, 90 का या 270 का, पर मॉडुलस ले रहे हैं इसे 90 ही कंसीडर करेंगे, तो ये 90। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू तो ऊपर से देख पा रहे हैं 1 है, तो मेरा केवल आंसर कितना बच गया, एम बी माइनस एम सी वेक्टर के मॉडुलस के बराबर। अब बताओ इसका वैल्यू आप निकालना जानते हो कैसे, एम बी का स्क्वायर एम सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, -2 एम बी डॉट या मॉडुलस लेते हैं और एम सी और कॉस ऑफ एम बी और एम सी के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, π/3 का बन रहा है, तो कॉस π/3। थोड़ा सा समझ जाओगे, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो इनकी सबकी इंडिविजुअल वैल्यू, ये 1 है, ये 1 है, ये -2 1 1 और ये 1/2 है, तो आप सॉल्व करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये था कि इनके बीच में एंगल आपको पता लग जाए। ठीक है, तो आई थिंक इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट कर लेंगे। लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लोकस से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो वहां बच्चों को थोड़ी परेशानी तो होती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, बी पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, सी इज द पॉइंट, सी पॉइंट करेक्ट गिवन है आपको, ए एंड बी पॉइंट के बारे में बोला है कि वो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सी आपको एग्जैक्टली गिवन है, और ए बी सी डी रोम्बस बन जाए तो डी का लोकस पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक अप्रोच लगाऊंगा, वो ये है कि आपको दो लाइन गिवन है, तो मैं एग्जैक्टली एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनाऊं या इन दोनों लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक्स वाई के साथ जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि डायग्राम टफ बन जाएगा, बट अगर मैं इन दोनों लाइन को देखूंगा तो ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। कौन कौन सी, ये जो दो गिवन लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर है, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करके देखो, ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी कौन सी लाइन है, ये आपकी 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ये वाली लाइन कौन सी है, 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसके बीच में 90 का एंगल बन रहा है। अब इसी लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है ए, और यहाँ पे दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है, बी है, तो ये लाइन के ऊपर पॉइंट लेट से मैंने यहाँ पे बी ले लिया। अच्छा, ये वाला पॉइंट बाय डिफॉल्ट, ये वाला पॉइंट बाय डिफॉल्ट इस लाइन के ऊपर है, चेक करके देखो, -8 प्लस 15 और -7, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर यहाँ मार्क कर लेते हैं। तो ये सी पॉइंट है और कितना है, -2,5 है। अब बताओ आपका रोम्बस कैसे बनेगा, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको इधर से, और ये इस तरह से एक रोम्बस जनरेट हो जाएगा। तो ये मेरा डी पॉइंट होना चाहिए, और जिसका लोकस निकालना है तो इसको h, k मान लिया। यहाँ तो समझ में आ गया। अब बताओ अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये भी 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होती है, ये दोनों पैरेलल होती है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको आप समझ देखना है। तो हम जानते हैं कि रोम्बस के अंदर, इन रोम्बस ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड की लेंथ क्या होती है, तो यहाँ पे एडी की लेंथ और डीसी की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, एडी की लेंथ और डीसी की लेंथ इक्वल होगी। आप बताओ मुझे एडी की लेंथ निकाल सकते हो क्या, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो हाँ बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं एडी की लेंथ, 3h माइनस 4k प्लस 1 अपॉन 5, ये मेरे पास में एडी की लेंथ आ गई, राइट, इक्वल टू डीसी की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो डीसी का मतलब तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर, बस इसमें दोनों साइड के स्क्वायर हटा दो तो आपको ऑप्शन नजर आने लग जाएगा। इसको मैं h, k की जगह
एक्स वाई रख लूंगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और ये x प्लस 2 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ, ये वाला दिख रहा है, ये ऑप्शन, राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि इसमें डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, राइट। तो समझ जाओगे? ओके, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार ट्राई करो तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है? आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि डिटर्मिनेंट के इक्वल है और यहाँ पे मुझे s की वैल्यू चाहिए। क्या करनी है? s की वैल्यू निकालनी है। अब देखो s क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, ध्यान रखना। अगर मुझे t की वैल्यू निकालनी होती है तो डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में सारे वैल्यू हट जाती, केवल t बचता और राइट साइड में एक डिटर्मिनेंट बन जाता। पर मुझे s की वैल्यू चाहिए, तो x का कोफिशिएंट निकालने का तरीका क्या होता है? आप एक बार डिफरेंशिएट करिए और फिर x की जगह 0 पुट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट करिए और फिर x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना है और फिर x की जगह 0 पुट कर लेना है। डिफरेंशिएट एंड पुट x इक्वल टू 0। अब कैसे पुट करेंगे ये आपको यहाँ से सोचना है। तो देखो, मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे अच्छे से याद है कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन 1 रो के अलोंग होगा, फिर सेकंड रो के अलोंग, फिर थर्ड रो के अलोंग होता है। लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन करके x की जगह 0 पुट करेंगे तो केवल ऐसे ही बचने वाला है। बताओ, इतना बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब राइट साइड में क्या होगा? जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास में 3 डिटर्मिनेंट तो बनने वाले हैं। बताओ, इतनी बात समझ पा रही है? जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3 डिटर्मिनेंट तो बनेंगे। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको x की जगह 0 पुट करना है, तो पहली बार जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, x की जगह 0 तो 3 रहेगा। क्या समझ पाए मेरी बात? मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x प्लस 3 आएगा। अब x की जगह 0 रख दो तो केवल 3 बचेगा, इधर 1 रहेगा डिफरेंशिएशन करने पे, और ये कितना आएगा? 1। क्या समझ पाए? अच्छा, सेकंड रो और थर्ड रो को कुछ चेंज नहीं करना है, वहां पे सिंपली x की जगह 0 पुट करना है, तो 1 0 और -4 आएगा। थर्ड रो में क्या आएगा? -3 4 एंड 0 आ जाएगा। क्या पहली वाली बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आते हैं, तो जब सेकंड डिटरमिनेंट लिखेंगे तो सेकंड रो को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज रहेगी, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, इधर -1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो तो 1, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, और ये एज इट इज जो पहले वैल्यू लिखी थी वैसे ही डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो को चेंज करने वाले नहीं, तो ये सेकंड रो को भी चेंज नहीं कर रहे, तो 1 0 एंड -4। थर्ड रो को डिफरेंशिएट करिए तो 1 1 और 3 आ जाएगा। क्या बात समझ पाए? अब ये आपकी s की वैल्यू है, उसको सॉल्व कर लो अकॉर्डिंग टू, इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो सॉल्व कर लेंगे आप, इसके बस एक्सपेंशन लगा देना। जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू निकल के आसानी से आ जाएगी। इतना काम तो मैं बच्चों आप पे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बात तो समझाई, वो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है, तो आप एक बार रेफर कर सकते हो। 71 हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं इनटेक के पेपर में, तो ये हमारा 24 क्वेश्चन है, 1 मोर क्वेश्चन है, और फिर हमारे ये सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो पूरे हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट एट द पॉइंट, इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पैराबोला, अच्छा उसकी इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और जिस पैराबोला की बात कर रहे हैं उसकी एक्सिस क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब मेरा कोई पैराबोला एक्स एक्सिस में होता है, ये वैसे जनरल प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई पैराबोला ऐसे और इस पे हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर ली किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ये पी पॉइंट है और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाती है। तो यहाँ पे कहीं की क्या होगा? फोकस होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा? फोकस। तो मैं जब फोकस से मिलाऊंगा तो ये वाला एंगल 2 थीटा होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में काम में आएगा। क्या समझाया मैंने? अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो फोकस को उस टेंजेंशियल पॉइंट से मिलाते हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ में 2 थीटा एंगल बनाती है। अब ये कैसे होता है समझो।
ये कैसे प्रूव करता है, तो बताओ आपको जनरल पैराबोला की अकॉर्डिंग समझाता हूं मैं। वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो अगर मुझे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट निकालना है, ठीक है, ये मैंने मान लिया क्यू, ठीक है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ आप, माइनस ए टी को 0 आ जाएगी, यहाँ पे वाई की जगह 0 पुट कर दो, ये टेंजेंट की क्वेश्चन होती है तो ये आ गया। अच्छा मैं जनरल पैराबोला की बात करता हूँ, तो ये a, 0 होता है, ठीक है। तो अब बताओ एस क्यू कितना आएगा, एस क्यू की लेंथ निकालेंगे तो a प्लस ए टी स्क्वायर आती है, ठीक है। अच्छा पी एस की लेंथ निकालो, तो पी एस की लेंथ निकालने के लिए मुझे पी पॉइंट पता ही है, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, ए टी स्क्वायर और 280 होता है। तो मुझे पी एस की लेंथ निकालनी है, तो देखो a माइनस ए टी स्क्वायर, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ पे आ जाएगा 280 माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी ये क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि आपका ये बनेगा a प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों लेंथ बराबर आती है। अब ये दोनों लेंथ बराबर हैं, क्या है, ये दोनों लेंथ बराबर है। तो समझना ध्यान से कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर ये दोनों लेंथ बराबर है यहां से यहां तक, ये वाली लेंथ और ये लेंथ, तो ये तो एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, और आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर ये अगर थीटा है तो ये एंगल पे कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 2 थीटा। ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ गए, याद रखोगे। अब देखो ये कैसे काम में आएगा, अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आता हूं। तो ये हमारा पैराबोला है, राइट, और ये पॉइंट है टी, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3,4, और ये टेंजेंट की इक्वेशन भी मुझे पता है, इस टेंजेंट की इक्वेशन भी पता है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप बताओ ये थीटा कैसे निकलेगा, स्लोप से निकलेगा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, राइट। अच्छा यहाँ पे कहीं फोकस रहा होगा तो ये एंगल कितना बना रहा होगा 2 थीटा, तो इसका स्लोप कितना होगा। अब बताओ जो फोकस से पी पॉइंट को मिलाएंगे जिसको अपन बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, ये पी एस क्या होती है, फोकल डिस्टेंस होती है। तो एम एस पी यानी एस पी का स्लोप कितना आएगा, tan 2 थीटा आएगा, नहीं आएगा, आएगा। और tan 2 थीटा को सॉल्व करना आप जानते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में 3/4 है, नीचे रखेंगे तो 9/16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 है, और ये कितना है 7/16 है, ये 8 टाइम कट जाएगा तो 24/7 आ रहा है, कितना आ रहा है 24/7 आ रहा है, ये स्लोप मिल गया मुझे, राइट। अब मैं अगर इक्वेशन लिख लूं, बच्चों ध्यान सुनो, अगर मैं एस पी की इक्वेशन लिख लूं और उसमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू 0 कर दूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में एस पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस पॉइंट आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एस पी, इक्वेशन ऑफ एस पी क्या होगी बताओ, तो y माइनस 3 इक्वल टू स्लोप 24/7 इक्वल टू x माइनस इंटू एक्स माइनस 3। अब मुझे s पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, s पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, y को 0 पुट कर दो s पॉइंट निकालने के लिए। जैसे y 0 करता हूँ तो यहाँ पे ये कितना था, y माइनस 4 था, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी ये y माइनस 4 है, तो ये इसकी 6 टाइम कट जाएगा, तो कितना आएगा देखो x माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 7/6, तो x इक्वल टू इधर जाएगा तो 11/7 आ जाएगा, ठीक है। तो s पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगी 11/7, 0, राइट। अब क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछी थी, क्या पूछी थी, डिस्टेंस पूछी थी, राइट, डिस्टेंस ऑफ ए टेंजेंट। तो आपको एस पी की वैल्यू निकालनी है, तो एस पी की वैल्यू देखो यहाँ से। अब आपको बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा फोकस करना है, 11 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो 21 तो 10, ठीक है। तो ये बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बस यहाँ से थोड़ा सा देख लो, राइट है, ये पॉइंट है,
निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रखी तो 2.5 आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी जगह बच रही थी इसलिए मैंने समझा दिया यहाँ पे, राइट। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आप ध्यान रखोगे। ये 2 थीटा स्पेशली इसमें इंपॉर्टेंट था, तो ये ध्यान रखना, आपको हेल्प कर सकता है एग्जाम में। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार उसको देखिए, अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर मैं समझाता हूँ। उम्मीद है आपको मैं समझा के ये क्वेश्चन के बाद में एंड कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, डायग्राम में आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में 3 सेमी सर्कल है, एक कंप्लीट सर्कल है, और आपको सर्कल C4 के एरिया से रिलेटेड, एक मिनट, C4 के एरिया से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी पूछी जा रही है। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे एनटी वाला सॉल्यूशन अटैच कर रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत आए तो इसको रेफर कर सकें। मैं थोड़ा सा मेरी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा, तो जो भी एक्स्ट्रा अप्रोच हो सकते हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे आपके साथ में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि PO1 इक्वल टू O1 क्यूब है, यानी ये दोनों बराबर है। ये मैं देख पा रहा हूँ P की वैल्यू 24 है, तो बताओ ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 12 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 होगी कि नहीं होगी। अब ये 12 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसकी रेडियस मुझे पता नहीं, तो लेट से मैंने इसकी रेडियस r मान ली। क्या मान लिया, इसकी रेडियस r, तो इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगा, तो देखो इस सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही पे आके मिलेगा। ठीक है, और इनको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये कॉमन टाइम, ये जो जहाँ टच करें वहीं से आके मिलेगा। अच्छा, ये 6 है तो ये 6 होना चाहिए, और ये r। ठीक है, अच्छा टोटल कितनी है, O1 से लेके यहाँ तक, ये O1 से Q तक बराबर होगी, तो ये टोटल 12 है। ये यहाँ तक कितनी, ये टोटल लेंथ कितनी है, 12 है, जिसमें ऊपर वाला पार्ट r है, तो ये पार्ट ये कितना हो जाएगा आपका, 12 माइनस r। ठीक है, अब एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रायंगल जनरेट कर लो, जिसमें ये वाली साइड 6 प्लस r है, ये 6 है, और ये कितना है, ये 12 माइनस r है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के r की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 6 प्लस r का स्क्वायर लिखूंगा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस r स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 36 144 माइनस 24r प्लस r स्क्वायर। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर 36 से 36 गया। अच्छा, 36 r इक्वल टू 144, यानी r मेरे पास में कितना आ गया, 4 आ गया। इतनी बात समझ पाए, r 4 है तो एरिया कितना होगा, r अगर 4 है तो एरिया हो जाएगा आपका 16 पाई। कितना हो जाएगा, 16 पाई। अब मुझे क्या चाहिए था, 8 पाई बाई a चाहिए, तो आप देख पा रहे हो 8 पाई बाई a इक्वल टू 8 पाई बाई 16 पाई, तो 1/2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर है 0.5। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने इतने करवा दिए जो मुझे लगा कि इस एनटीए की 25 पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, राइट। इसी पैटर्न से हम और भी पेपर कवर करेंगे जो मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, वो जरूर मैं यहाँ पे कोशिश करवाऊंगा कवर करने की। तो एक बार देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन तो जस्ट किया था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, 2 थीटा याद रखना था, राइट। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ये डिटर्मिनेंट के अंदर क्या करना था, आपको डिफरेंशिएट करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो दोनों काम एक साथ करिए, इसे स्पीड बढ़ती है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करना था। लोकस की प्रॉब्लम थी, और लोकस हमेशा बच्चों को परेशान करता है, इसलिए जरूर ध्यान रखना, राइट। और ये वाला वेक्टर का क्वेश्चन आई थिंक ये बच्चे कर लेंगे, इतना ज्यादा टफ नहीं था। यहाँ पे कुछ ग्राफिकल अप्रोच था जो अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करके रखना है, राइट। अच्छा, यहाँ इनइक्वालिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी के अंदर इंपॉर्टेंट ये कि हम गलती से इस वाले को भी ले लेते हैं, ये वाले पार्ट को, और उससे आंसर हमारा ये आ जाता है जो कि रॉन्ग है। तो आपको रेंज का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो बस ये रेंज अगर याद है तो इक्वेशन भी सही हो जाएगा। हाँ, ये डाइस प्रॉब्लम वाले, तो प्राइम नंबर कब आएंगे, जब कोई भी एक प्रोडक्ट प्राइम कब आएगा, जब भी कोई एक प्राइम नंबर होगा फेस पे, तो रिमेनिंग पे क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट था इसमें, ठीक है। इसमें हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था,
जिसके अंदर आपको 4% को बैठाना था। इस क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान नहीं करे, इसलिए अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाना। बाकी इसमें ये वाला रिजल्ट इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पे अपन ने लिखा था। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमेशा बनता है। कैसे आता है, आप रोटेशन थ्योरम अप्लाई करिए, बन जाएगा। ठीक है, साइड की लेंथ बराबर होती है और फिर ये इसी साइड को अगर रोटेट करके यहाँ पहुंचा रहे तो रोटेशन थ्योरम से ही आ जाता है। ठीक है, बाई रोटेशन थ्योरम। चलिए और बैक पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर, कि आप जब भी कुछ डेटा में चेंज करते हो कांस्टेंट का, तो उससे वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता है। आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो अगर स्टार्टिंग में जो आपको गिवन है ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आइए, ये सेम ही वेरिएंस आएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू वेरिएंस निकालो और एक्स आई माइनस के एक्स टू के, यानी हर वैल्यू में से के सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर वेरिएंस निकालें, दोनों सेम आता है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे तो आसान था। तो इतने हमने क्वेश्चन इस पेपर के अंदर डिस्कस किए। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर लें, अपने साथ में किसी को जरूरत पड़े तो उसको भी शेयर करना, ताकि मैं और बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।